बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सोशियोलॉजी के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्राइम जो होते हैं कंट्री में, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि मुल्क के अंदर या किसी रियासत के अंदर क्राइम जो है वो क्यों होते हैं, उनकी वजूहात क्या है क्राइम की, और उनको सोशियोलॉजी की थ्योरीज के तहत हम किस तरह उनको टैकल कर सकते हैं। ये 3-4 चीज़ें हैं, इनके बारे में आज हम डेप्थ में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि क्राइम जो है इसके पीछे सोशियोलॉजिकल रीज़न क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सोसाइटी के अंदर जब ह्यूमन आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स उनके आते हैं। वो प्रॉब्लम उनके इकोनॉमिक भी होते हैं, वो प्रॉब्लम उनके सोशल भी होते हैं, वो प्रॉब्लम उनके पॉलिटिकल भी होते हैं, वो प्रॉब्लम उनके इकोनॉमिकल भी होते हैं। इन 3-4 जो होराइजन हैं, इन 3-4 डायमेंशंस हैं, ये डायमेंशन जब डेविएट होती हैं उस वक्त लोगों के अंदर क्राइम करने का एलिमेंट पैदा होता है। मिसाल के तौर पे हमारी सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ क्लासेस बनी हुई हैं, जिसमें अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है। तो हर क्लास जो है उसकी अपनी एक खसूसियात होती हैं और हर क्लास जो है उसके अपने सोशल नॉर्म्स होते हैं, हर क्लास उसके अपने सोशल एथिक्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात याद करने वाली ये है, याद रखने वाली डियर स्टूडेंट्स ये है कि अगर एक क्लास के अंदर क्लास का जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट 2 किस्म का होता है। एक इंटर क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, जो एक क्लास से दूसरी क्लास के अंदर इश्यूज होते हैं, और एक इंट्रा क्लास उसको कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। इंट्रा क्लास का मतलब ये होता है कि एक स्पेसिफिक जो क्लास है सोसाइटी की, उसके अंदर से अगर डेविएशन स्टार्ट हो जाए किसी वजह से तो उसको इंट्रा क्लास डेविएशन कहते हैं, इंट्रा क्लास कॉन्फ्लिक्ट इसको कहते हैं। जब किसी सोसाइटी के अंदर इंट्रा क्लास कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाए उसके बाद वहाँ पे क्राइम की टेंडेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। मिसाल के तौर के ऊपर आजकल के दौर में लोग जो हैं उनको अपनी बेसिक नीड्स की अफोर्डेबिलिटी जो है वो एक प्रॉब्लम बन चुका है, क्योंकि पॉवर्टी का रेट इंक्रीज हो रहा है। और पॉवर्टी का रेट जब इंक्रीज हो रहा है तो इसको मीटअप करने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए, इसको पैचअप करने के लिए लोग जो हैं वो मुख्तलिफ ज़राए उसको अपने ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ इनकम इसके अलावा वो एम्प्लॉय करते हैं। अब यहाँ पे एक बात सोचने वाली ये है कि ये एक क्लास ऑफ सोसाइटी है। इस क्लास के अंदर मुख्तलिफ एज ग्रुप हैं, मुख्तलिफ जेंडर ग्रुप हैं और मुख्तलिफ यहाँ पे उनका इकोनॉमिक ग्रुप है इस क्लास के अंदर। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ये एक क्लास स्पेसिफिक क्लास है। एक क्लास किसी भी सोसाइटी के अंदर इसको कहा जा सकता है कि ए क्लास। ए मैंने वैसे नाम दिया है इसको, इसका मतलब अपर क्लास नहीं है। ए जो है एक वेरिएबल है। यहाँ पे आप देखें कि इस ए क्लास के अंदर, इस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ एज ग्रुप होंगे, उसमें बच्चे भी होंगे, उसमें बूढ़े भी होंगे, उसमें मिडिल एज के लोग भी होंगे, और दूसरा उसके अंदर जेंडर ग्रुप्स होते हैं, मेल होते हैं, फीमेल होते हैं उस सोशल क्लास के अंदर। दूसरा इनकम ग्रुप होते हैं। अब इनकम ग्रुप ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्लास के अंदर। इनकम एक जो क्लास सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ डेविएशन होती है इनकम के अंदर, वो किसी की ज्यादा होती है और किसी की कम होती है। अब इस इनकम जो है ना, ये बेसिक वेरिएबल है, बेसिक फैक्टर है। इनकम के बगैर सोसाइटी के अंदर सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। बाकी जो नीड्स हैं उन वो सारी इनकम के ऊपर डिपेंड करती हैं। ह्यूमन बेसिक नीड जितनी है वो सारी इनकम के ऊपर डिपेंड करती हैं। जिन मुल्कों की इनकम हाई है, पर कैपिटल इनकम ज़्यादा है, वहाँ पर टेंडेंसी नेगेटिव लोगों में कम होती है। और वो कंट्रीज जहाँ पे इनकम कम है वहाँ पे लोग जो हैं उनकी नेगेटिव टेंडेंसीज कम होती हैं। नेगेटिव टेंडेंसी जो है ना, ये एक साइकोलॉजिकल एक फिनोमिना है कि साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर
जब लोग एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं अपने आप को, तो एक सोसाइटी के अंदर कुछ अपर क्लास के लोग होते हैं, कुछ उससे निचली क्लास के लोग होते हैं, कुछ उससे निचली क्लास के लोग होते हैं। जब वो आपस में लोअर क्लास वाले अपर क्लास वाले लोगों के साथ अपना कंपैरिजन करते हैं, तो वहां पे जाके उनके अंदर जो लोअर क्लासेस होती हैं वहां पे नेगेटिव टेंडेंसीज पैदा होती हैं। ये नेगेटिव टेंडेंसीज जो होती हैं ये 3-4 किस्म की हो सकती हैं। एक तो सबसे पहले उनके अंदर हेट का एलिमेंट होता है कि लोगों में जो लोअर क्लासेस हैं वहां पे अपर क्लासेस के खिलाफ हेट, नफरत पैदा हो जाती है। वो ये समझते हैं कि सारे रिसोर्सेज जो हैं उनके ऊपर हक जो है वो अपर क्लास का है, और अपर क्लास के अंदर रिसोर्सेज ज्यादा हैं, लोअर क्लास के अंदर एज कंपेयर टू रिसोर्सेज कम होते हैं। दूसरे उसके अंदर जेंडर ग्रुप्स हैं। जेंडर ग्रुप का आप यहाँ पे बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझें कि जेंडर सोसाइटी के अंदर सोसाइटी के बेसिक एलिमेंट है। जेंडर के बगैर सोसाइटी कंप्लीट नहीं हो सकती। ये क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी है, और ह्यूमन सोसाइटी के अंदर आप बात याद रखिएगा कि ह्यूमन सोसाइटी के अंदर, क्योंकि मैन इज अ सोशल एनिमल, इंसान एक माशरती हैवान है, और माशरा सोसाइटी में रहने के लिए जेंडर वहां पे होना लाजमी है। ऐसा नहीं हो सकता कि सारा माशरा मर्दों का हो, ऐसा नहीं हो सकता कि सारा माशरा औरतों का हो, क्योंकि इनके आपस में दोनों जो जेंडर हैं इंटर रिलेटेड है, आपस में इनकी बेसिक नीड जो है वो आपस में इंटरेक्शन की वजह से ही फुलफिल होती है। ये एक सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है दुनिया में। दूसरी बात उसके अंदर ये होती है कि जब एक क्लास के अंदर ये 3 चीजों में डेविएशन एक में किसी में पैदा हो जाए, तो वहां पे जो एक खास सेगमेंट होता है सोसाइटी का, उसके अंदर डेविएशन जब पैदा हो जाती है, उसके बाद वहां पे नेगेटिव टेंडेंसीज आ जाती है। जब नेगेटिव टेंडेंसीज आए तो उसके बाद लोगों का जो रुझान होता है वहां पे वो क्राइम की तरफ होता है। उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ हेट, जो नफरत के जज्बात रखते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल क्राइम की दुनिया में आ जाते हैं, लेकिन उनकी रेशो बहुत कम होती है, लेकिन क्राइम का इम्पैक्ट सोसाइटी पे बहुत बुरा होता है। अगर सोसाइटी के अंदर 0.1% लोग भी क्राइम करें, सारी सोसाइटी के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है, सारी सोसाइटी की डिटीरियोरेशन हो जाती है, डेविएशन हो जाती है। तो आज हम इसी पर्सपेक्टिव के अंदर सोशियोलॉजी में टाइप्स ऑफ क्राइम, क्राइम की नेचर और क्राइम जो होते हैं हमारी रियासत में लॉ जो है उसके तहत उनकी सजाएं क्या है, उनको हम आज आगे डिस्कस करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को। डियर स्टूडेंट्स, चले हम आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि क्राइम किसको कहते हैं। एक रियासत के अंदर जुर्म जब साथ हो जाता है, जुर्म से क्या मुराद है? एक आम फहम बात है कि अगर जो बेसिक लॉज हैं हमारी कंट्री के, पाकिस्तान के, उनको अगर फॉलो नहीं करते तो हम जुर्म के मुर्तकब होते हैं। इससे जुर्म से मुराद ये होता है कि एक माइनर सा कॉन्सेप्ट, एक माइनर सा ऑफेंस अगर आप करेंगे वो भी जुर्म है। अगर आप सड़क पे जाते हुए ट्रैफिक लाइट को आप तोड़ देंगे तो वो भी आपका एक जुर्म है। उसकी सजा चालान की शक्ल में मिलती है। चालान इसलिए नाफिज किए जाते हैं कि जुराइम का रेशो कम हो, और लोगों के अंदर जब रेशो कम होगा तो सोसाइटी जो है वहाँ पे उसकी एथिक्स ज़्यादा अच्छी होती है और सोसाइटी तरक्की करती है, फ्लोरिश करती है। तो जहाँ तक क्राइम की बात है तो क्राइम को हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली क्राइम जो है ये मेन इसकी 2 किस्में होती हैं। बेसिकली क्राइम 2 चीजों के ऊपर होता है, बाकी इसकी सब टाइप्स हैं। सबसे पहले तो फिजिकल क्राइम्स होते हैं, मर्डर हो गया जैसे फिजिकल क्राइम है, किसी को हर्ट कर देना, मारना पीटना, ये एक फिजिकल क्राइम है। और बाकी नॉन फिजिकल क्राइम जो होते हैं उनके अंदर हर्ट नहीं करते, किसी को मारपीट नहीं होती,
लेकिन वो जो क्राइम की कैटेगरी है उसके अंदर वो फॉल करते हैं। इसकी जो किस्म है वो नॉन फिजिकल क्राइम की, जैसे मैंने पहले बताया था, इशारा तोड़ देना एक नॉन फिजिकल क्राइम है आपका, जब तक एक्सीडेंट ना हो जाए। अगर इशारा तोड़ने से एक्सीडेंट हो जाए रोड के ऊपर तो वो फिजिकल क्राइम में आ जाता है। बगैर लाइसेंस के कोई चीज़ अपने पास रखना वो एक नॉन फिजिकल क्राइम है। उसके बाद जितने भी ये साइबर क्राइम्स हैं ये भी नॉन फिजिकल क्राइम्स में आते हैं। बैंकिंग क्राइम है वो नॉन फिजिकल क्राइम है, करप्शन है, डिसऑनेस्टी है, ये सारे नॉन फिजिकल क्राइम। बेसिकली क्राइम्स की दो किस्में, सोशियोलॉजिकल इसका एस्पेक्ट इसकी दो किस्में ही आगे, मेन इसकी दो किस्में हैं, तो बाकी इसकी सब टाइप्स हैं आगे क्राइम की। तो हर मुल्क का पीनल कोड जो होता है उसके अंदर उनके सेक्शन, उनकी सजाएं डिफाइन की जाती हैं। बेसिकली हर मुल्क के अंदर उनका पीनल कोड डिफरेंट हो सकता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीनल कोड है, और ये जब पाकिस्तान नहीं बना था तो ब्रिटिश ने यहाँ पे लागू किया, जिसको IPC कहते थे, इंडियन पीनल कोड। तो जब पाकिस्तान बना तो उसको नाम पाकिस्तान पीनल कोड का दे दिया गया। बेशक उसके अंदर रूल्स और रेगुलेशन और लॉज वही लिखे हुए हैं जो ब्रिटिश लिख के गए थे, वो छोड़ गए थे, और लेकर बाद में पाकिस्तान ने अपनी ज़रूरत के तहत इसको चेंज कर लिया था। इसी तरह इंडिया के अंदर इंडियन पीनल कोड है, तो इंडिया ने भी उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस की, अमेंडमेंट्स की, लेकिन बेसिकली लॉ का जो कॉन्टेक्स्ट है वो वही है, लॉ का टेक्स्ट है वो वही है। अब इसके बारे में, क्राइम के बारे में कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्राइम जो है ना उसको कहा जाता है कि क्राइम मींस एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व ब्रेकिंग द लॉ एंड इलीगल एक्ट और एक्टिविटी दैट कैन बी पनिश्ड बाय लॉ। कि क्राइम एक ऐसी एक्टिविटी है, एक कानून की ऐसी खिलाफवर्जी है जो कि गैर कानूनी होती है और जिसकी कानून के तहत सजा दी जाती है। बेसिकली क्राइम का मतलब ये है। उसके बाद इसकी एक दूसरी डेफिनेशन है, उसमें ये बताया जा रहा है कि क्राइम मीन एवरी ऑफेंस पनिशेबल बाय लॉ। कोई भी ऐसा ऑफेंस जो लॉ जिसकी पनिशमेंट करे वो क्राइम है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट निकलता है कि अखलाकियात और जुराइम में क्या फर्क है। जब तक कोई हर्ट ना हो, फिजिकल नॉन फिजिकल, तो उस वक्त तक वो जुर्म नहीं कहलाता। और जब उसकी आउटकम किसी हर्ट की शक्ल में या किसी नॉन फिजिकल एक्टिविटी की शक्ल में आती है तो उस वक्त वो जुर्म कहलाता है, वो जुर्म बन जाता है। रियासत इसको जुर्म करती है। इसके बाद इसकी मुख्तलिफ और डेफिनेशन दी गई हैं जिनमें बताया गया है, ब्लैक लॉ डिक्शनरी है उसके मुताबिक क्राइम जो है पॉजिटिव और नेगेटिव एक्ट इन वायलेशन ऑफ पीनल लॉ। जैसे मैंने आपको बताया पहले कि पीनल कोड के लॉ होते हैं, उनकी वायलेशन अगर की जाए तो वो जुर्म कहलाता है, क्राइम कहलाता है। अकॉर्डिंग टू ब्लैकस्टोन एक बहुत बड़ा मुफक्कर है, उसके मुताबिक जो जुर्म है उसकी डेफिनेशन है कि एन एक्ट दैट कमिटेड और omitted in violation of a public law forbidding or commanding it। ऐसी कोई भी चीज जिसको या कमिट कर दिया जाए या उसको कमिट कर दिया जाए या उसको जारी रखा जाए या उसको खत्म कर दिया जाए, जो बाइंडेड बाय लॉ, जो कानून से मशरूत हो और जिसकी कानून मरम्मत करे उसको जुर्म कहा जाता है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आपको मैं बेसिकली ये समझा दूं कि जुर्म होता कैसे है, एक क्राइम की कंपोजिशन क्या है, एक जुर्म किन चीजों से मिलकर जुर्म बनता है। एक क्राइम की जो कंपोजिशन है वो क्या चीज है। जुर्म अगर फर्ज करें मिसाल के तौर पे, अगर किसी रोड के ऊपर कोई मर्डर हो जाता है या कोई डकैती होती है
तो हमें तो वही नजर आ रही होती है सामने जो एक्ट ऑफ क्राइम हुआ है, लेकिन उसके पीछे रीजन होती हैं, उसके पीछे उसके काजल होते हैं। और दूसरी बात सबसे पहले कि क्राइम जो है इसके खुद इसकी तकमील के लिए चंद चीज़ों का होना लाजमी है, इसके बगैर जुर्म अपनी तकमील तक नहीं पहुंचता। मिसाल के तौर के ऊपर एक बड़ी सिंपल सी इसकी एग्जाम्पल है, अगर कोई शख्स ए वो बी को कत्ल करने का इरादा रखता है और जब तक ए बी को कत्ल नहीं कर देता उस वक्त तक जुर्म सरजद नहीं होगा, चाहे वो उसके अपने दिल के अंदर जितनी बुरी नीयत रख ले, जब तक कंप्लीशन नहीं होगी, तकमील नहीं होगी, उस वक्त तक जुर्म नहीं होगी। ये बात याद रखनी है कि अब मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ कि जो जुर्म है इसकी तकमील के लिए, जुर्म के लिए एसेंशियल्स क्या, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ क्राइम, कि जुर्म की तकमील के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसको डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये दो कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने रखे हैं अभी। व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ क्राइम्स, कि क्राइम की तकमील के लिए कौन से लाजमी अनासर हैं। इन अनासर को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि दो चीजें होती हैं जुर्म की तकमील के लिए। सबसे पहले मेंस रिया इसको कहा जाता है। मेंस रिया का मतलब ये होता है कि किसी एक इंसान को दूसरे इंसान के खिलाफ अगर वो कीना या बुग़्ज़ रखता है, बुरी नीयत रखता है, तो उसको मेंस रिया कहा जाता है। बुरी नीयत का मतलब ये है कि अगर मिसाल के तौर पे पर्सन ए पर्सन बी के खिलाफ बुरी नीयत है, जैसे मैंने पहले बताया कि उसका इरादा है कि ए बी को कत्ल कर दे, तो ये ए का बी को कत्ल करने के जज्बात जो हैं, जो बुरी नीयत है, इसको कहा जाता है मेंस रिया, नीयत मुजरिमाना। इसके बाद मेंस रिया को डिफाइन किया जाता है। द सेकंड मेंस रिया को डिफाइन हम करेंगे, द इंपॉर्टेंट एसेंशियल ऑफ अ क्राइम इज मेंस रिया और इवल इंटेंट। There can be no crime of any nature without an evil mind. Every crime requires a mental element. Even in strict or absolute liability, some mental element is required. That's why mens rea is considered a fundamental principle of penal liability. नीयत मुजरिमाना। इसके बाद दूसरा जो एलिमेंट है क्राइम का वो है एक्टस रिया, एक्ट से है। ये स्टूडेंट्स, आपके जहन में एक्ट से क्या आएगा मुराद अगर जुर्म में, तो इसको आम फहम ज़बान में फेल मुजरिमाना कहते हैं कि नियत ए ने बी को कत्ल करने की और ए ने बी पे हमला किया। जब ए ने बी पे हमला किया तो उस वक्त दो जो इसके एलिमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो गए। एक मेंस रिया उसकी कंप्लीट हो गई, प्रैक्टिकल फॉर्म के अंदर एक्टस रिया बन गई कि ए ने बी को जब हमला करके कत्ल करने की कोशिश की या हमला किया, उस वक्त दो एलिमेंट जो थे वो इसके कंप्लीट हो गए। पहला एक्टस रिया था जिसको नीयत मुजरिमाना कहते हैं, दूसरा मेंस रिया है जिसका मतलब है फेल मुजरिमाना। अब मेंस रिया जो है इसको हम डिस्कस करते हैं। मेंस रिया क्या चीज है? मेंस रिया कहते हैं सम ओवर्ट एक्ट और इलीगल ओमिशन इज नेसेसरी टू टेक प्लेस इन pursuance of the guilty intention. It is said that something in addition to a mens rea is required to produce a criminal harm,
and the actus rea is constituted by the event and not by the activity which caused the event. कि ऐसी चीज, एक ऐसा फेल, एक ऐसा अमल जो मेंस रिया की बुनियाद पे किया गया उसको एक्टस रिया कहते हैं। कि जो नियत मुजरिमाना की बुनियाद पे फेल मुजरिमाना किया गया है उसको एक्टस रिया कहेंगे। थर्ड जो इसके अंदर एलिमेंट है वो है क्राइम का, उसको कहते हैं हर्ट या इंजरी। हर्ट ये होता है जब एक ऑफेंडर, एक मुल्ज़म, एक मुजरम जब मेंस रिया की बुनियाद पे एक्टस रिया का फेल करता है, उसके बाद जब वो एक एक्ट, क्रिमिनल एक्ट कर देता है, तो क्रिमिनल एक्ट के नतीजे में जो इंजरी, जख्म और जो डैमेज काज होता है उसको इंजरी कहा जाता है, हर्ट होता है। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने पहले आपको मिसाल दी कि ए ने बी को कत्ल करने के लिए सबसे पहले उसने नीयत अपनी बनाई कि ए ने बी को कत्ल करना है, उसके बाद उसने मौका पाकर ए ने बी पे हमला किया। जब हमला किया तो फिर उस वक्त उसकी जो मेंस रिया थी वो एक्टस रिया में तब्दील हो गई, नियत मुजरिमाना फेल मुजरिमाना में तब्दील हो गई। और फेल मुजरिमाना जब हो गया तो उसके बाद बी को जख्म आए, बी जख्मी हो गया, तो ये होती है हर्ट और इंजरी। अच्छा, ये इंजरी जो है ना दो किस्म की होती है। एक ऐसा होता है कि ए ने बी को कत्ल किया है तो उसके बी को जो जख्म आए हैं उसको भी इंजरी कहेंगे, या एक ऐसा आदमी जिसने ये नियत की कि मैंने किसी घर में रॉबरी करनी है या किसी बैंक में रॉबरी करनी है, तो डाका मैंने मारना है वहां पे। तो डाका मारने के लिए वो सबसे पहले उसने ये सोच उसके देन में आई, एक कीना भुगत उसके देन में आया, एक मेंस रिया उसके देन में आई कि मैंने बैंक में या किसी घर में डाका मारना है। उसके बाद उसने सामान इकट्ठा किया। उसके बाद जब सामान इकट्ठा किया और जब घर के ऊपर जाके उन्होंने अपना अमल स्टार्ट किया तो उस वक्त उनकी भी जो मेंस रिया थी एक्टस रिया में तब्दील हो गई। नतीजतन क्या हुआ कि उन्होंने बैंक के लॉकर तोड़े, ताले तोड़े, या उसके बाद घर के लॉक जो है उसको खराब किया, तोड़े, तो वो क्या हो गई, हर्ट और इंजरी हो गई। तीन चीजें तकमील हो गई यहाँ पे। एक इसके अंदर बड़ा बुनियादी कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपको समझाऊं कि सोशियोलॉजी के अंदर जो क्राइम है इसकी कंप्लीशन के लिए एक चीज और की जरूरत होती है। वो ये चीज है कि ये सारा क्राइम हो कहाँ पे रहा है, ये हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में हो रहा है। तो सोसाइटी के अंदर कौन से इंसान रहते हैं, वहाँ पे ह्यूमन बीइंग रहते हैं। सबसे पहली बात जो होती है जुर्म की तकमील के लिए कि वो सोसाइटी वो ह्यूमन बीइंग की हो। कि उस सोसाइटी के अंदर इंसान बसते हैं या उस सोसाइटी के अंदर इंसानों से रिलेटेड चीज़ें हैं। किसी का घर होगा सोसाइटी में तो वो भी किसी इंसान की मिल्कियत होगा, किसी के जानवर होंगे तो वो भी इंसान की मिल्कियत होगा, किसी की कोई भी मनकूला इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी जो भी होगी वो भी सोसाइटी के अंदर इंसान की होती है ओनरशिप में। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे जो जुर्म का कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स वो आपको समझ आ गया होगा कि एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या है। तो हमारे लॉ में, पीनल कोड में, सोशियोलॉजी के अंदर चार चीज़ें होती हैं जुर्म की तकमील के लिए। सबसे पहले उसके अंदर कि वो सोसाइटी ह्यूमन बीइंग हो, इंसानों का मुआशरा हो। सेकंड उसके बाद कि मेंस रिया हो, कि नीयत मुजरिमाना हो, फिर एक्टस रिया हो, फेल मुजरिमाना हो, फिर उसके बाद उसके नतीजे में जो हर्ट और इंजरी होती है। ये चार चीज़ें हैं। तो इन चार चीज़ों में जुर्म तकमील को पहुंचता है। उसके बाद अगर इन चार चीज़ों में से एक चीज़ भी ना हो तो वो अगर डैमेज काज करे तो वो बाय लॉ जुर्म की जो वसअत है उसके अंदर नहीं आएगा, उसकी इंटेंसिटी शिद्दत उसकी कम होगी, होगा जुर्म होगी। मिसाल के तौर पे कुछ इत्फाकी हादसात हो जाते हैं। तो जब हादसात होते हैं
तो उसके अंदर दो चीज़ें तो होती हैं, बल्कि तीन चीज़ें होती हैं। ह्यूमन बीइंग होंगे, एक्टस रिया हो जाती है और हार्ट इंजरी हो जाती है। गाड़ी अगर रोड पे चल रही है और वो रोड क्रॉस करने वाले किसी इंसान को लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए और उस इंसान की डेथ हो जाए वहाँ पे, तो ये जो है मर्डर नहीं होगा। इसके अंदर आपको बड़ा बुनियादी कॉन्सेप्ट समझना है कि इसमें एक एलिमेंट नहीं था। वो एलिमेंट कौन सा था? वो मेंस रिया नहीं थी, नीयत मुजरिमाना नहीं। तो इसको एक्सीडेंट इत्फाकिया हादसा कहते हैं। इत्फाकिया हादसा जो होते हैं वो 90% जुराइम जो है उसके अंदर सीरियस जुराइम में नहीं आते जब तक किसी की नेग्लिजेंस साबित ना हो जाए। तो नेग्लिजेंस का कॉन्सेप्ट एक लीगल कॉन्सेप्ट है। नेग्लिजेंस जो होती है ना, वो ये होता है कि अगर कोई बंदा जिसको किसी ड्यूटी पे डिप्यूट किया जाए या वो डिप्यूट हो, उसका अपने फर्ज से गफलत बरते बिला वजह, तो वो गफलत होती है, तो उसको कहते हैं कि ये नेग्लिजेंस है। नेग्लिजेंस की वजह से बड़े बड़े क्राइम भी सरदर्द हो जाते हैं, नेग्लिजेंस की वजह से बहुत बड़े हादसा भी सरदर्द हो जाते हैं। इन चीज़ों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज जो बाकी कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सम अप कर दूं डियर स्टूडेंट्स के पहले सबसे पहले हमने टॉपिक कौन सा पढ़ा था कि क्राइम्स क्या होते हैं, क्राइम्स की बेसिकली कितनी किस्में हैं। उसके बाद जो एलिमेंट्स ऑफ क्राइम है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ क्राइम? देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। फर्स्ट ऑफ देम इज द सोसाइटी मस्ट बी consist on human beings, and the second is there should be a mens rea, and the third is there should be actus rea, and the fourth is there must be a damage or injury. Without one of them, any one of them, the crime will not be take place. That is the difference in sociological perspective of crime. Now we will discuss the types of crime in sociology. There is a little bit difference between the types of crimes in sociology and the types of crime in criminology and the types of crime in law. Because we are studying the social perspective of the crime in our course in 5-year LLB. The subject is sociology. That's why we will discuss now the types of crime in a society. डियर स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था कि क्राइम्स की कितनी किस्में हैं, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ क्राइम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्राइम इन सोशियोलॉजी, दैट वन इज द फिजिकल क्राइम एंड द सेकंड इज नॉन फिजिकल क्राइम। नाउ वी विल डिस्कस in detail the subtypes of crime. The first type is crime against person. Dear students, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्राइम अगेंस्ट पर्सन क्या होते हैं, एक शख्स के खिलाफ जराइम कौन से होते हैं। क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि सोसाइटी जो है वो इंसानों पर मुश्तमिल है, तो इंसान ही एक दूसरे को यहाँ पे क्राइम करेंगे तो हर्ट करेंगे, तो जुर्म जो है उसको करेगा भी इंसान और जुर्म जिसके खिलाफ होगा वो भी इंसान होगा। तो सबसे पहले जो इसके अंदर इसके सेक्शन हम देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शंस को भी देख लेंगे। ये जो पहली किस्म है ना, टाइप्स अगेंस्ट पर्संस, इसका जो रेफरेंस है, जो सेक्शन है रेलिवेंट लॉ में, वो है सेक्शन 299 टू सेक्शन 377 ऑफ
PPC 1860 के दफ़ा 299 से दफ़ा 377 तक तादीरात पाकिस्तान के तहत जो जराइम आते हैं वो शख्सी जराइम होते हैं, शख्स के खिलाफ होते हैं। उसके बाद शेड्यूल 2 जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 का, तो उसके तहत भी जो जुर्म होते हैं वो भी क्राइम अगेंस्ट पर्सन होते हैं। अब हम थोड़ा सा इसको डिफाइन करते हैं कि क्राइम अगेंस्ट पर्सन क्या होते हैं। तो ये क्राइम अगेंस्ट पर्सन आल्सो कॉल्ड पर्सनल क्राइम्स इंक्लूड मर्डर, असॉल्ट, रेप एंड रॉबरी। यहां से हमें ये लगा पता कि ये जो क्राइम अगेंस्ट पर्सन हैं इनके अंदर 4 किस्म के क्राइम हैं। सबसे पहले इसमें मर्डर है, फिर असॉल्ट है, फिर रेप है इसके अंदर, और फिर रॉबरी है। यहां पे आप ये स्टूडेंट आपने एक बात याद रखनी है, ये चारों चीजें जो मैं अभी डिफाइन कर रहा हूं, ये चारों चीजें आपने जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था उस वक्त आपको बताया था कि क्राइम की 2 टाइप्स होती हैं, एक फिजिकल क्राइम और एक नॉन फिजिकल क्राइम। ये सारे फिजिकल क्राइम, ये सारे फिजिकल क्राइम है। इसके अंदर मर्डर है। मर्डर जब होता है सोसाइटी के अंदर तो किसी इंसान का होता है, किसी ह्यूमन बीइंग का होता है मर्डर, जिसको कत्ल कहते हैं। उसके बाद असॉल्ट होता है किसी पे हमला करना, छुप के हमला कर देना, एम्बुश कर देना किसी। अगर बंदा कोई जा रहा है अपने घर में बैठा हुआ है या कि रोड के ऊपर जा रहा है अपनी गाड़ी में, तो उसके ऊपर छुप के हमला कर देना, इसको असॉल्ट कहते हैं। या किसी को कुछ फिजिकल नुकसान दे देना किसी तेजदार आले से या आतशी असले से, तो ये असॉल्ट होता है। इसके बाद अगला जो क्राइम है ये जेंडर क्राइम है, लेकिन है फिजिकल क्राइम, ये रेप है, ज्यादती जिसको कहा जाता है। तो ये जो सारी दुनिया के अंदर इसका फिनोमेना चल रहा है, इसमें ऐसी बात नहीं है कि ये एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लें कि ये जो है ना ये सबसे खतरनाक एक जुर्म है। इवन के जब सेकंड वर्ल्ड वार हुई और उसके बाद जब वियतनाम वार हुई तो वहां पे भी जो फौजी थे उन्होंने अपने अपोनेंट्स में उनकी औरतों का रेप किया, ज्यादती की। आजकल कश्मीर की सूरत आपके सामने है। तो ये एक जंगी हथियार के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, लेकिन बेसिकली ये सोसाइटी के अंदर इसके कोई साइकोलॉजिकल फिजिकल काजेस होते हैं, उनकी वजह से ये सोसाइटी के अंदर होता है। सेकंड, उसके अंदर आजकल जो एक बात ध्यान में रखिए कि ये जो हमारी सेंसेस होती है ना, हवा से खमसा जिन्हें कहते हैं 5 सेंसेस, तो ये सेंसेस जो होती है हर वक्त बाहर से इंफॉर्मेशन को ले रही होती है। तो इसके अंदर आजकल जो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है वो है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया के अंदर यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है। तो ख़ासतौर पे अब जो लोगों की, बच्चों की एक्सेस जो है वो ज़्यादा हो गई है, इजी एक्सेस है। तो इस वजह से बच्चों के अंदर जो रेप के सेंटीमेंट बढ़ाने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। सोशल मीडिया जो है इनकलकेट कर देता है, माइंड के अंदर चीज़ें इनकलकेट कर देता है कि जो जैसे चीज़ें देखते हैं तो फिर उसका रेप्लिका करने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा माशरे में बढ़ गया। इसके साथ जो है ना 2 क्राइम और हैं, ये वुमेन रिलेटेड क्राइम है।
आजकल बहुत एक बुरा कॉन्सेप्ट जो है वो आया हुआ है, वो ये है कि बच्चियों के, लड़कियों के मुंह में तेजाब फेंकना, किसी भी पर्सनल होके या किसी ऐसे एक्ट के नतीजे में बदला लेने की खातर लोग जो है बच्चियों के चेहरों पे तेजाब फेंक देते हैं। तो ये भी एक फिजिकल क्राइम है सोसाइटी के अंदर, आजकल हो रहा है बहुत ज़्यादा। इसके सोशल काजेज हैं, इसमें जो पैटर्न हैं हमारी सोसाइटी के, उन पैटर्न्स के अंदर डिफरेंसेस आए हुए हैं, वहाँ पे कोई डेविएशन क्रिएट हुई, डिस्टॉर्शन क्रिएट हुई, इसकी वजह से ऐसा होता है। सेकंड जो है वो खास तौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं उनमें उसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, वो है ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग जो है ना, इसको कारोकारी कहते हैं कि अंडर डेवलप्ड सोसाइटीज़ के अंदर जो बच्चियां हैं उनको इज्जत के नाम पे, आबरू के नाम पे कत्ल करना, तो ये भी रेप की तरह ही एक जुर्म है, ये भी फिजिकल क्राइम। सेकंड जो अब थर्ड और फोर्थ जो इसके साथ है वो रॉबरी है। रॉबरी कहते हैं डाके को। डाका किस चीज को कहते हैं? रॉबरी। बाय फोर्स किसी के घर में दाखिल हो जाना, मारपीट करना, चीजों को बाय फोर्स उठा लेना, लूट लेना, इसको रॉबरी कहा जाता है। ये जो चार किस्में हैं क्राइम की, ये क्राइम अगेंस्ट पर्सन हैं और क्राइम अगेंस्ट पर्सन हैं, तो क्राइम फिजिकल क्राइम हैं ये चारों जो है। इसके बाद दूसरी इसकी किस्म है वो होते हैं क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अब हम इसको डिस्कस करते हैं, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी क्या होता है। क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टीज का मतलब है किसी की जायदाद जो है उसके खिलाफ जुर्म जो है उसको क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके जो रेलिवेंट सेक्शन है पाकिस्तान पीनल कोड 1860 में, वो सेक्शन 378 से 382 तक हैं कि दफा 378 से 382 तक जो है जुर्म वो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है, मनकूला भी हो सकती है और गैर मनकूला भी हो सकती है। उसके बाद शेड्यूल 2 जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 का, उसके तहत भी ये जुर्म क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी आते हैं। इसको डिफाइन कर लेते हैं। प्रॉपर्टी क्राइम इन्वॉल्व थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट बॉडीली हार्म सच एज बर्गलरी, ऑटो थेफ्ट, arson, like personal crime. Young, urban, poor and racial minorities are arrested for these crimes more than others. ये कॉन्सेप्ट कह रहा है ये चीज कि क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंदर थेफ्ट होती है, चोरी। थेफ्ट का मतलब ये है कि बगैर किसी को हर्ट किए अगर आप किसी चीज चुरा लेते हैं चोरी छुपे से, तो उसको थेफ्ट कहा जाता है। गाड़ी हो सकती है चोरी, सोसाइटी के अंदर घरों की चीजें चोरी हो सकती हैं। तो ये जो होते हैं क्राइम इस किस्म के, तो वो होती है क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। दूसरी बात इसके अंदर एक और है, वो अब कॉन्सेप्ट आप समझिए क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में, कि जो किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा करते हैं, इलीगल पोजेशन करते हैं, वो भी क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी ही होता है। किसी की जायदाद पे कब्जा कर लेना ये भी क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद जो अगली किस्म है वह क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी। अखलाकियात के खिलाफ जुर्म कौन से होते हैं, इनको हम अभी डिस्कस करते हैं।
अच्छा, ये कॉन्सेप्ट जो क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी है, ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है क्राइम अगेंस्ट पर्सन से और क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी से। ये कि इसको डिस्कस करते हुए कहते हैं कि क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी आर आल्सो कॉल्ड विक्टिमलेस क्राइम बिकॉज देयर इज नॉट कंप्लेटेंट और विक्टिम। ये जो क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी है, इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये विक्टिमलेस होता है, इसका शिकार नहीं होता कोई, इसमें कुछ शिकायत कुनंदा उसका कंप्लेनेंट भी नहीं होता और विक्टिम भी नहीं होता। ये जो क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी है, ये 3 किस्म के क्राइम है। गैम्बलिंग है, डियर स्टूडेंट्स, क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी के अंदर 3 किस्म के क्राइम्स हैं। सबसे पहले इसमें गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग सोसाइटी के अंदर जब हो रही होती तो उसमें हर्ट नहीं होता कोई, उसका विक्टिम भी नहीं होता। उसकी रीजन ये होती है कि वो म्यूचुअल जो कॉन्सेंट है, अपनी मर्जी से वो जुआ खेल रहे होते हैं लोग, तो लेकिन है इलीगल, ये लॉ इसकी इजाजत नहीं देता और इसके खिलाफ बड़ी सख्त सजा है। जुआ खेलने वाले की, फैसिलिटेटर की, जुआ देखने वालों की सजा बराबर है। लेकिन उसमें यह है कि ये एक मोरालिटी के खिलाफ, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ये कहता है कि ये क्राइम जो है ये मोरालिटी के खिलाफ है, अखलाकियात के खिलाफ है। जुआ अगर हो रहा हो किसी मुआशरे में तो एक तो बात होती है कि उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो आता है, इम्पैक्ट वो घरों के ऊपर आता है, सेकंड बच्चों के ऊपर आता है, थर्ड उसके अंदर जो होती है बहुत कीमती चीजें जो होती हैं उनके ऊपर आता है, तो फिर पॉवर्टी इंक्रीज होती है। सेकंड जो है वो है ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन जो होती है मनशियात का इस्तेमाल करना। मनशियात का इस्तेमाल करना ये जुर्म है, लेकिन इसमें ये है कि जो बंदा मनशियात इस्तेमाल करता है वही बंदा उसका विक्टिम भी है, वो शिकार भी है उसका, और वो वही बंदा फेल भी कर रहा है मुजरिमाना। तो इसके अंदर 1% होता है ड्रग एडिक्शन में कि जो बंदा नशे का इस्तेमाल करता है वो खुद ही अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन विक्टिम भी उसका खुद ही है। थर्ड जो चीजें हैं वो प्रोस्टिट्यूशन है। ये ज्यादातर आप कॉन्सेप्ट रखें कि थाईलैंड और साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं, वियतनाम, थाईलैंड, उनके अंदर प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, बहुत ज्यादा है। तो हमारी इस्लामिक कंट्री है तो यहाँ पे इसकी गुंजाइश भी नहीं है और बाय लॉ को मना भी है। इंडियन कुछ स्टेट्स हैं वहां पे भी ये लीगल है, लेकिन इसके अंदर भी वही एक कॉन्सेप्ट है कि इसके अंदर भी विक्टिम इसका नहीं होता कोई भी। विक्टिम अगर होगा इसका तो फिर वो रेप की तरफ मामला चला जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपने ये देखना है कि विक्टिम इसके अंदर म्यूचुअल कॉन्सेंट से ऊपर ये अमल हुकूक दी होता है, म्यूचुअल कॉन्सेंट होती है। इसके बाद अगली जो किस्म है वो व्हाइट कॉलर क्राइम की है, उसको हम डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर द व्हाइट कॉलर क्राइम्स? व्हाइट कॉलर क्राइम, व्हाइट कॉलर क्राइम से क्या कॉन्सेप्ट आपके ध्यान में आता है डियर स्टूडेंट्स? व्हाइट कलर का मतलब होता है कि कॉलर नजर आ रहा है ना अपना, यहाँ से व्हाइट कॉलर कॉन्सेप्ट आपने इसको रखना है कि व्हाइट कॉलर का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा क्राइम जो बड़े हाई सोशल स्टेटस के लोग जो हैं वो कोई कमिट करें तो उसको व्हाइट कॉलर क्राइम कहते हैं। व्हाइट कॉलर क्राइम को कहते हैं कि व्हाइट कॉलर क्राइम्स आर क्राइम्स committed by people of high social status who commit their crime in the context of their occupation. This includes embezzling, stealing money from one's employer, insider trading, tax evasion, and other violation of income tax laws. White collar crimes generally generate less concern in the public mind than other types of crimes. However, in terms of total, white collar crimes are even more consequential
फॉर सोसाइटी। व्हाइट कॉलर क्राइम ये होता है कि ऐसा बंदा जो हाई सोशल स्टेटस के ऊपर है, हाई रैंक के ऊपर है, और वो एक ऐसा जुर्म करता है जिससे सोसाइटी हर्ट नहीं होती, लेकिन इनसाइड उसके ऑफिस के अंदर कोई फेल या जुर्माना होता है। जैसे लोग व्हाइट कॉलर क्राइम की एक मिसाल टैक्स बचाने की है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज के साथ जो लोग मेल मिलाप करके अपना टैक्स बचाते हैं, तो ये व्हाइट कॉलर क्राइम है। इससे मुल्क को नुकसान होता है, रेवेन्यू जनरेशन जो होती है वो कम हो जाती है। इसके बाद किसी जो एम्प्लॉयर है उसके पैसे को हड़प कर लेना, जो जायज हिस्सा है वो ना देना उसको। और इसके बाद करप्शन जो है ये भी व्हाइट कॉलर क्राइम में आती है। आजकल सिस्टमेटिक होती है करप्शन, तो क्योंकि आजकल दौर इस किस्म का है कि करप्शन सिस्टमेटिक सिस्टम के अंदर भी होती है, उसको बाहर से बंदा नहीं देख सकता, तो व्हाइट कॉलर क्राइम्स के अंदर आती हैं। इसके बाद जो अगली किस्म है वो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो होते हैं मुनज़्ज़म जुराइम को कहा जाता है। ये याद रखें, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो होते हैं इनके ग्रोह होते हैं, मुनज़्ज़म ग्रोह होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के जुराइम करते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर अगर कोई ग्रोह जो है वो गैर कानूनी चीज़ें बेचता है तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। अगर कोई ग्रोह ड्रग बेचता है तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। अगर कोई ग्रोह जो है किसी ऐसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जो एंटी स्टेट है, एंटी सोसाइटी है, तो वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज कमिटेड बाय स्ट्रक्चर्ड ग्रुप्स टिपिकली involving the distribution and sale of illegal goods and services. Many people think of the mafia when they think of organized crime, but the term can refer to any group that exercises control over large illegal enterprises such as the drug trade, illegal gambling, prostitution, weapon smuggling, human trafficking, money laundering. तो इसके अंदर आप हम चीजें देखें तो 3-4 चीजें इसके अंदर आती हैं। तो सबसे पहले इलीगल गुड्स एंड सर्विसेज है। इलीगल गुड्स एंड सर्विसेज है। इलीगल गुड्स एंड सर्विसेज की आप ध्यान में बात याद रखिएगा कि इलीगल गुड्स एंड सर्विसेज कौन सी होती है। हमारा जो कस्टम एक्ट है उसके अंदर कुछ ऐसे होती हैं जो चीजें कॉन्ट्राबैंड होती हैं, जो बैंड होती हैं, वो मुल्क के अंदर नहीं आ सकती। उनको अगर हम देखा जाए तो स्मगल की हुई चीजें जो बैंड होती हैं वो हमारी मार्केट्स के अंदर बिक रही होती हैं। तो मार्केट्स के अंदर बिक रही होती हैं तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की शक्ल है, पूरा ग्रोह उसके लिए काम करे। जैसे आजकल पाकिस्तान के अंदर बलोचिस्तान में और ये सदरन पंजाब के कुछ एरियाज में और बलोचिस्तान के कुछ एरियाज में ईरान का जो डीजल है, ईरानी पेट्रोल है, वो बिक रहा है। तो हमारा एज ए स्टेट पाकिस्तान का ईरान के साथ ऑयल की ट्रेड का एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन वो जितना ऑयल बिक रहा है वो सारा स्मगलिंग का होके आ रहा है। इस वजह से ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। दूसरी बात ये है कि कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनके साथ हमारी ट्रेड टाइज बायलैटरल ट्रेड टाइज नहीं है, जैसे इसराइल हो गया, इंडिया हो गया अभी, तो ठीक है। ऐसे कंट्रीज जिनके साथ हमारी ट्रेड टाइज नहीं है, उनका माल अगर आके हमारे मुल्क में बिक रहा है तो ये भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। तो ये भी ऑर्गेनाइज्ड, जिसमें ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं स्मगल का माल। उसके बाद इलीगल गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग होती है लीगल है। गैम्बलिंग जुआ जहां पे भी हो रहा है, जुआ इलीगल होता है जहां पे भी हो। हमारी स्टेट और स्टेट ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और उसके बाद हमारा रिलीजन इसको जायज करार नहीं देता। जुआ भी एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। जुए के अड्डे बने होते हैं
जिनके पीछे मुनज़्ज़म ग्रोह होते हैं और वो मुख्तलिफ शहरों के अंदर लोगों को फैसिलिटेट करते हैं कि वो गैम्बलिंग करें। तो ये चीज़ इलीगल है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की एक किस्म है। उसके बाद हम अभी इसको जो मैंने आपको बताया है, अब हम इसका एक सोशियोलॉजिकल लुक हम देखेंगे। क्राइम की सोशियोलॉजिकल लुक क्या है। Dear students, sociological look of crime. क्राइम जब भी होता है तो इसके पीछे सोशियोलॉजिकल रीजंस होती हैं सोसाइटी के अंदर। तो जब मैंने पहले आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि जब डिस्टॉर्शन क्रिएट होगी किसी न किसी एक सोसाइटी में, सेगमेंट सोसाइटी के अंदर, तो वहाँ पे क्या होगा कि क्राइम होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो सोशियोलॉजिकल लुक ऑफ क्राइम जो है वो है कि अरेस्ट डेटा शो द क्लियर पैटर्न ऑफ अरेस्ट टर्म्स ऑफ रेस, जेंडर एंड क्लास। जब गिरफ्तार होता है कोई बंदा जुर्म करता हुआ तो उसमें तीन चीज़ों को देखते हैं कि उसकी नस्ल क्या है उस बंदे की, उसकी जेंडर क्या है, उसकी क्लास क्या है। एक ट्रायंगल ऐसे बनेगी। सबसे पहले जो अरेस्ट हुआ है आदमी, उसकी नस्ल क्या है। जब नस्ल का पता लगेगा कि वो कौन से ओरिजिन से है, बिलोंग करता है, तो वहाँ से हमें क्रिमिनल टेंडेंसीज का इल्म हो जाएगा कि इसकी नस्ल के अंदर क्राइम ज़्यादा होता है, ये इसकी नस्ल के अंदर क्राइम कम। ये हैबिचुअल क्रिमिनल तो नहीं, आदि मुजरम तो नहीं कहेंगे। उसके बाद अगली जो है वो जेंडर है। जेंडर के अंदर देखा जाता है कि इधर मेल है, फीमेल है, इस चीज़ को हम ज़्यादा देखते हैं। उसके बाद सोशल क्लास कौन सी है। ये तीन चीज़ें जो है ना, ये सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के अंदर किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी को मेजर करने के लिए, जज करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये तीन चीज़ें हैं उसके अंदर। उसकी रेस क्या है, उसकी नस्ल क्या है, उसके बाद उसका जेंडर क्या है और उसका क्लास क्या है। अब इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करते हैं। फॉर instance, as mentioned above, young urban, poor and racial minorities are arrested and convicted more than others for personal and property crimes. To sociologists, the question posed by the data is whether this reflects actual differences in committing crime among different groups or whether it reflects differential treatment by the criminal justice system. Studies shows that the answer is both. Certain groups are in fact more likely to commit crimes than others because crime often looked to as a survival strategy is linked to patterns of inequality in the United States. However, the process of prosecution in the criminal justice system is also significantly related to patterns of race, class, and gender inequality. We see this in the official arrest statistics, in treatment by the police and sentencing pattern, and in studies of imprisonment. ये चीज़ आपको यहाँ समझ आनी चाहिए कि जो मैंने पहले आपको बात एक समझाई डियर स्टूडेंट्स के रेस, क्लास और उसका जेंडर क्या है। तो वहाँ से फिर हम डेप्थ में जब जाते हैं तो वहाँ से स्टडी में हमें पता लगता है कि किसी क्लास, किसी क्राइम की रेस, जेंडर और उसके बाद क्लास, उसकी ये क्राइम्स की टेंडेंसी पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इन्हीं पे डिपेंड करती है। अगली बात के अंदर मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट दूं, वो ये कॉन्सेप्ट है कि हम ये सुनते हैं
कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे उनका क्राइम रेशो ज़्यादा है, अमेरिका में क्राइम रेशो ज़्यादा है, और उसके बाद रशिया में क्राइम रेशो ज़्यादा है, जापान में कम है, श्रीलंका में कम है, मलेशिया में कम है। इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न इसके पीछे ये है, जो अमेरिकन लोग हैं वो भी अपनी नस्ल के ऊपर फख्र करते हैं। काले और गोरे वहाँ पे अपने आप को इक्वल नहीं समझते, गोरे अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और काले वहाँ पे ब्लैक हैं वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। इस वजह से वहाँ पे क्राइम ज़्यादा होते हैं। रशिया का जहाँ तक ताल्लुक है तो रशिया जो है ना, ये 1970 से पहले, 1917 से पहले रशिया जो था ये एक माफिया का इलाका था। यहाँ पे स्मगल माफिया और यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग माफिया, ये माफिया वहाँ बहुत ज़्यादा थे। उन्हीं माफिया की बेस के ऊपर एशियन पॉलिटिकल पार्टीज बनी हैं जो अब वहाँ पे काम कर रही हैं। इस वजह से वहाँ पे लोगों में टेंडेंसी ज़्यादा है क्राइम रेशो की। जापान में क्राइम रेशो इसलिए कम है कि जापान के लोग जो हैं वो बदअखलाकी को सबसे बड़ा जुर्म समझते हैं। चोरी कत्ल करना बहुत दूर की बात है। जापान के लोग बदअखलाकी को, आप किसी को हेलो हाय का आप जवाब ना दें, उनके सलाम का जवाब ना दें, तो इसको बहुत बड़ा वो जुर्म करदानते। इस वजह से उनकी एथिकल वैल्यूज बहुत ज़्यादा हैं जापानीज लोगों की। इस वजह से वहाँ पे क्राइम कम है। श्रीलंका के अंदर एजुकेशन रेट साउथ एशिया की निस्बत बहुत ज़्यादा है, 97% है। तो जिन एजुकेशन रेट वहाँ पे अबाव 90 होता है, वहाँ पे भी क्रिमिनल टेंडेंसीज कम होती हैं। बाकी 3-4 फैक्टर अगर ना हो वहाँ पे। मलेशिया के अंदर भी है। मलेशियन जो सोसाइटी है ना वो मल्टी सेगमेंट सोसाइटी है। मलेशिया के अंदर फिलिपाइनीज रहते हैं, चाइनीज मलेशियन रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, बौद्धिज्म रहता है वहाँ पे। तो उनके आपस में इंटरेक्शन जो है ना, वहाँ पे कल्चरल वैल्यूज उनकी इस किस्म की हैं जो वहाँ पे ज़्यादातर क्राइम को वो भी अनएथिकल समझते हैं, अलाउ नहीं करते। बाकी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर क्राइम की रेशो जो होती है वो ज़्यादा होती है। वहाँ पे सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, इससे पॉवर्टी होती है, सोशल क्लास डिफरेंस होता है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है, और उसके अलावा लोगों के अंदर लैक ऑफ अवेयरनेस होती है। इसकी वजह से वहाँ पे क्रिमिनल टेंडेंसी ज़्यादा होती है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने लेक्चर के अंदर जो चीज़ स्टडी की है उसका मैं आपको खुलासा, उसकी समरी बयान कर देता हूँ कि हमने सबसे पहले इसमें क्राइम जो हैं उनकी सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ क्राइम को स्टडी किया है। आज हमने कि जुर्म कैसे होता है, जुर्म किसको कहते हैं, जुर्म क्यों होता है, जुर्म की इकसाम कितनी है, और जुर्म जो है उनकी सब टाइप्स कितनी हैं। तो इसके बारे में हमने आज स्टडी किया है। उम्मीद है आपको लेक्चर बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे। गुड लक, खुदा हाफिज।